हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। अब हम कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल पीएफ पैथोलॉजीज के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या पीएसवीटी। ठीक, ये भी एट्रियल पैथोलॉजी है। तो इसमें कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये आपका हार्ट है, ठीक, और इसका मैकेनिज्म बेसिकली ऐसे होता है कि अगर ये आपका एवी नोड है और ये आपका एसए नोड है, ठीक, तो बहुत सारे इम्पल्सेस जो एक्टोपिक फोकस से क्रिएट होते हैं, वो कुछ कुछ इम्पल्सेस ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक, नीचे। एक्टोपिक फोकस से कुछ इम्पल्सेस नीचे की तरफ कंडक्ट हो जाते हैं। तो जो एवी नोड के थ्रू इम्पल्स कंडक्ट हुआ है उसमें डिले तो होगा, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ इम्पल्सेस वापस से फ्लो करके ऊपर एट्रिया में चले जाते हैं कंडक्ट होके। तो दो पाथवेज हैं, ऊपर से नीचे तो आ ही रहा है कुछ बहुत सारे, क्योंकि ऊपर एक्टोपिक फोकस तो क्रिएट कर रहा है, ओवरशूट कर रहा है, ठीक, इम्पल्सेस ज्यादा क्रिएट कर रहा है, लेकिन कुछ इम्पल्सेस नीचे कंडक्ट हो जाते हैं एवी नोड के थ्रू। और वो इम्पल्सेस एक बार एवी नोड को क्रॉस कर लेते हैं तो उनके पास दो रास्ता होता है, या तो फिर वो एक एबनॉर्मल कनेक्शन के थ्रू वापस ऊपर एट्रिया में चले जाएं, या वापस से कंडक्ट होके एवी नोड से ऊपर चले जाएं, ठीक। तो इसको ये बोलते हैं कि एक तरह से री एंट्रेंट फिनोमिना हो गया, ठीक। तो इसका बेसिक मैकेनिज्म होता है एवी नोडल री एंट्रेंट टैकिकार्डिया। तो ये बेसिक पैथोलॉजी है, या कहो कि इसका बेसिक मैकेनिज्म है जिससे पीएसवीटी काम करता है, ठीक। तो वेव इसका कुछ इस तरह से होता है। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे कि पी वेव एब्सेंट है, ठीक। इस केस में पी वेव एब्सेंट इसलिए होती है क्योंकि एक तो एक्टोपिक फोकस क्रिएट कर रहा है मल्टीपल क्या कहते हैं इम्पल्सेस, एंड हाई इम्पल्सेस क्रिएट कर रहा है मोर देन एसए नोट। तो इस वजह से इसका हार्ट रेट तो ज्यादा होता ही है, लेकिन री एंट्रेंट फिनोमेना की वजह से और भी इम्पल्सेस वापस एट्रिया में ज्वाइन हो रहा है। तो उस वजह से जो पी वेव होता है वो भी एक तरह से आपका बस फ्लक्चुएशंस शो करने लगता है, या पी फिब बोले हैं कि मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन में जा चुका है। तो इस तरह से पी वेव का जो मॉर्फोलॉजी होता है वो गायब हो जाता है, ठीक। बात रही कि ये जो इम्पल्स है वो नीचे भी आया, तो कुछ इम्पल्सेस वेंट्रिकल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे, ठीक। तो वेंट्रिकुलर स्टिमुलेशन की वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो आर आर इंटरवल होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक। और एक और बात, हर क्यूआरएस के बाद आपको एक वेव दिखाई देगी जो टी वेव है, क्योंकि टी वेव तो नॉर्मली बनेगी, क्यूआरएस के बाद सिर्फ टी ही वेव इसमें नॉर्मल बनेगी, ठीक। तो अगर आपको पहचानना है तो पहले तो आप ये देखो कि क्यू आर 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 इंटरवल के बीच में एक वेव प्रेजेंट होनी चाहिए, सिर्फ एक। मतलब आर आर इंटरवल के बीच में सिर्फ एक वेव प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये फीचर्स हैं पहचानने के पीएसवीटी कैसा दिखता है। और रही बात कौन सी लीड में देखेंगे, तो बेसिकली V2 और V3 में अच्छे से दिखता है पीएसवीटी।
और टी वेव, बस टी वेव प्रेजेंट होती है इस केस में। रही बात मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया की, तो उसकी पैथोलॉजी इस तरह से होती है कि इसकी डेफिनेशन में ही नाम है कि मोर देन या इक्वल टू 3 शेप्स ऑफ पी वेव। अगर आपको किसी भी लीड में मोर देन 3 या इक्वल टू 3 शेप ऑफ अलग अलग डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के पी वेव्स दिख रहे हैं, तो उसको मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया बोलते हैं। ठीक, और लीड 2 में ही देखेंगे तो इसमें आपको बस एक चीज ऐसे याद रखनी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक तो मल्टीपल फोकस मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई बन रहे हैं इसमें। ठीक, लेकिन फंडा ये है कि ये जो इम्पल्सेस होते हैं तो ये बार बार अपने ही जगह पे गोल गोल घूम रहे होते हैं, तो अलग अलग एक्टोपिक सेंटर अलग अलग तरह का इम्पल्स क्रिएट करके एट्रियल डिपोलराइजेशन कराएगा। तो किस पार्ट में क्रिएट हुआ है उस वजह से पी वेव क्रिएट होगा। ठीक, लेकिन अब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे डिपोलराइजेशन हो रहा है, तो इसलिए अलग अलग तरह के पी वेव दिखते हैं। मान लो एक ये रहा पी वेव आपका, ठीक, ये टी हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ध्यान दोगे अगर, तो एक तरह का ये ऐसा पी वेव है, मान लो ये नॉर्मल पी वेव है, एक ये पी वेव है, तो ये एबनॉर्मल पी वेव है, यहाँ पे भी ये एबनॉर्मल पी वेव है, यहाँ पे इसके अंदर स्टेयरकेस लाइक पैटर्न आ रहा है। तो मोर देन या इक्वल टू 3 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल पी वेव्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं। इसका एक क्लिनिकल कोरिलेशन है कि जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी ट्रीटमेंट में हम लोग एक ग्रुप होता है ड्रग्स का जिसको थियोफाइलिन्स बोलते हैं। थियोफाइलिन्स बेसिकली फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक, तो वो बेसिकली जो क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म साइक्लिक एएमपी का होता है उसको इनहिबिट करता है। ठीक, तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर इनहिबिट करता है, ये ड्रग्स होते हैं थियोफाइलिन में, जैसे इटोफाइलिन हो गया, तो साइक्लिक एएमपी बढ़ाता है। ठीक है, तो वो बेसिकली हम लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए देते हैं ये ड्रग्स। मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया एक साइड इफेक्ट है। ठीक, थियोफाइलिन्स का साइड इफेक्ट होता है मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, मतलब अगर ओवरडोज हो या डोज से ज्यादा हो गया तो ये हो सकता है। क्यों होता है? थियोफाइलिन बेसिकली आपका हाइपोकलीमिया करा सकता है। अगर हाइपोकलीमिया कराएगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कम हो जाएगा। अगर पोटेशियम कम होगा तो जो चैनल्स होते हैं हमारे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होगा वो काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम के लेवल कम हो गए। तो अगर ये काम करना बंद हो जाएगा तो उस तरह से क्या क्रिएट होते हैं जो हमने पढ़े हैं, डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन वेव्स क्रिएट होने लगते हैं। तो डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन वेव्स क्रिएट होने की वजह से एक्टोपिक सेंटर्स क्रिएट हो जाते हैं एट्रिया में, तो उस वजह से मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया आपको मिल सकता है। तो आई होप अब तक जितना भी हमने पी वेव के एरिथमियाज के बारे में पढ़ा आपको समझ में आया, और जो मैं बता रहा हूँ आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसी एरिथमिया को ईसीजी पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।